हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हम डेप्रीसिएशन के लास्ट वीडियो में सम ऑफ द इयर्स ऑफ डिजिट मेथड हमने देखा था एंड हमने ये भी पढ़ा था कि इफ देर इज एनी चेंज कैन बी इन द मेथड, चेंज कैन बी इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट, चेंज कैन बी इन द स्क्रैप वैल्यू, चेंज कैन बी इन द यूजफुल लाइफ। तो हमने क्या बोला था, जिस साल में आपको चेंज करना है वहां तक का पहले आप राइट WDV लेके आइए, मतलब वहां तक की बुक वैल्यू, उस साल की ओपनिंग की बुक वैल्यू तक आप आ जाइए और उसके बाद एक न्यू सम जैसे मान लो उसको कि अब ये है ओपनिंग डीवी आपका कॉस्ट बन गया। अब ठीक है, स्क्रैप वैल्यू कितना है या यूजफुल लाइफ अब कितनी है या मेथड कौन सा लगाना है, उस हिसाब से चेंज इन मेथड और डेप्रिसिएशन इज इजी, बट एग्जाम में क्वेश्चंस उसके बहुत आते हैं। ठीक है, तो इसी में एक चीज, नाउ आई विल बी गोइंग ऑन नोट्स का क्वेश्चन नंबर 3 विच इज अ जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, बट ठीक है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A firm purchased on 1st January 13 certain machinery for rupees 19,40,000 and spent rupees 60,000 on its erection. On 1st July in the same year, मतलब 2013 में additional machinery costing 10 lakh was acquired. On 1st July 15, the machinery purchased on 1st January 2013 having become obsolete was auctioned for rupees 8 lakh and on the same date a new machine was purchased at a cost of 15 lakh. Depreciation was provided annually on 31st December at the rate of 10% per annum on original cost of the asset. In 2016, however, the firm changed this method of providing depreciation and adopted the method of writing of 20% per annum on written down value. Required show the machinery account as it would stand at the end of each year from 2013 to 2017. 4 years के आपको मशीन अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, हमेशा हम पहले टाइमलाइन बनाते हैं। तो चलिए विल नाउ स्टार्ट ऑफ डायरेक्टली। अच्छा, मुझे टाइमलाइन बनाने हैं। आई मेक द टाइमलाइन हियर ओनली सो दैट मेरे एकदम सामने रहेगी वो, बट द स्पेस इज वेरी लेस। वेट, आई मेक द टाइमलाइन हियर साइड में। Okay, this is my timeline. Let us see. 1st January 13 machine is purchased for 19,40,000 plus 60,000 is 20 lakh. तो 1st January 13 M1 खरीदी हमने 20 lakhs में। ठीक है, then on 1st July in the same year मतलब again 2013 में additional machine cost 10 lakh was acquired. तो 1st July 13 में अनदर हमने M2 खरीदी जिसकी कॉस्ट है 10 लाख। ठीक है, देन ऑन 1st July 15 सीधा 15 पे आ गए, तो पहले तो 31st December 13 आएगा, देन 31st December 14 आएगा, और अब मैं 2015 में हूँ 31st December 15। उसके पहले बीच में on 1st July 15 the machinery purchased on January 13 have been become obsolete and auctioned for 8 lakh. तो यहाँ पे 1st July राइट, 1st July 15 हमने सोल्ड M1 और वो कितने में सेल की हमने, सोल्ड M1 फॉर 8 लाख एंड दे आर सेइंग एंड द सेम डेट अ न्यू मशीन वाज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 15 लाख। उसी दिन एक मशीन परचेज भी की हमने 15 लाख की, परचेज M3 फॉर 15 लाख। Depreciation was provided annually on 31st December at the rate of 10% per annum on original cost. In 2016, however, the firm changed the method. मतलब ये जो पूरा ग्रीन एरिया है 1st Jan 13 से 31st December 15 तक we were following 10% per annum on SLM, right? 2015 के बाद we change, हमें 2 साल और बनाना है 31st December 16 and 17। यहाँ पे हमने हमारा मेथड चेंज करके क्या कर दिया, 20% ऑन WDV। ठीक है, 20% ऑन WDV कर दिया। आगे तो 2015 तक तो मैं SLM मान के क्वेश्चन कर लूँ, तो आप देखो क्वेश्चन ऐसा चीज ही, अभी 2015 तक मुझे SLM ही मानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं मेरा वर्किंग नोट भी यहाँ बना लेती हूँ। M1 है जो हमने 1st January 13 को खरीदा है, M2 है जो हम 1st July 13 खरीदेंगे, और M3 है जो हम 1st July 15 को खरीदेंगे। तीनों का कॉस्ट भी लिख लेते हैं। कॉस्ट इज 20 lakhs, 10 lakhs एंड 15 lakh। चलिए नाउ आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन। टाइमलाइन देखते देखते पहले 1st January 13 दिस इज माय मशीनरी अकाउंट।
दिस इज नोट्स का प्रॉब्लम नंबर 3, क्वेश्चन 3 ऑफ नोट्स. ओके, सो 1st January 13 मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 19,40,000 एंड टू बैंक अकाउंट 60,000, टोटल आ जाएगा 20 lakhs. ठीक है, फिर उसी ईयर में वो लोग बोल रहे हैं कि हमने एक और एक मशीन खरीदी, तो ये वाली एंट्री हो गई. आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ. 1st July 13 को 10 लाख की मशीन खरीदी, तो 1st July 13 अगेन मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख. ये दो मशीन हमने खरीद ली. देन आता है ईयर एंड. हमें सिर्फ मशीन अकाउंट बनाने बोला है, तो ईयर एंड को 31st December 13 बाय डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा? इट इज 10% पर एनम ऑन SLM. तो डेप्रीसिएशन फॉर 2013 विल बी 20 लाख का 10% विच कम्स टू 2 लाख, क्योंकि यहाँ पे फुल ईयर का चार्ज होगा. एंड 10 लाख का 10% इज 1 लाख, बट ओनली 6 मंथ्स, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ्स का होगा. सो दैट विल कम टू 50,000. ओके, 10 लाख का 10% इज 1 लाख का डिवाइड बाय 2. ठीक है, 50,000. तो 2,50,000 हमारा आ गया डेप्रीसिएशन. बाय डेप्रीसिएशन 2,50,000. एंड देन यू हैव 31st December 13 by balance carried down. That will be 30 lakh minus 2,50,000, 27,50,000. 27,50,000. यहाँ को भी तो क्लोज कर सकते हैं 30 लाख, एंड यहाँ भी 30 lakhs. ओके, तो अब हम जुलाई 13 से 31st December 13 तक पहुंच गए. अब 31st December 13 से 31st December 14 तक कोई एंट्रीज है क्या? नहीं. तो क्या मैं सिर्फ ईयर एंड की एंट्री कर सकती हूँ? यस, मैं कर सकती हूँ. चलिए, तो 1st January 14 पहले तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा हमारा 27,50,000. देन ईयर एंड सीधा 31st December 14 बाय डेप्रीसिएशन. सिंस द डेप्रीसिएशन इज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, चलिए मैं यहाँ लिखती हूँ, तो मैं लिख ही देती हूँ वापस. M1 का कितना आ जाएगा? 2014 का डेप्रीसिएशन वही 20 लाख का 10% 2 लाख बिकॉज इट्स ऑन SLM, एंड 10 लाख का 10% इज 1 लाख. टोटल डेप्रीसिएशन कम्स टू 3 lakhs. And you will have 31st December 14 by balance carried down. 27,50,000 minus 3 lakh gives you 24,50,000. Okay. ये पार्ट अब आपको काफी इजीली आ जाना चाहिए था. Then coming on to 1st January 15, to balance brought down is 24,50,000. चलिए फिर मेरे टाइमलाइन पे जाते हैं. तो देखिए मेरा 31st December 14 तक हो गया. मैं आगे गई तो 1st July 15 आई हैव टू स्टॉप बिकॉज 2 थिंग्स हैव हैपेंड. एक तो मैंने M3 परचेज की, पहले मैं हमेशा उसकी एंट्री कर लेती हूँ, वो इजी होती है. और एक M1 मैंने बेची 6 महीने बाद. ठीक है, तो देखिए पहले परचेज की एंट्री कर लेते हैं. 1st July 15 टू बैंक अकाउंट हमने परचेज किया. कितने में परचेज किया? वी परचेज इट फॉर 15 lakhs. वी परचेज इट फॉर 15 लाख. और 1st July 15 को ही हमको डेप्रीसिएशन चार्ज करने पड़ेगा किस मशीन पे? M1 पे 6 मंथ्स के लिए. तो वी आर स्टिल फॉलोइंग SLM मेथड. तो डेप्रीसिएशन फॉर 2015 फॉर 6 मंथ्स M1 के केस में कितना आ जाएगा? 20 लाख का 10% इंटू 6/12 इट विल कम टू 1 लाख. तो आ गया 1 लाख. देन यहां पे वील गेट बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल. बुक में वैल्यू कितनी थी? तो 20 लाख माइनस 5 लाख करो. 15 लाख इज द वैल्यू ऑफ द एसेट विच आई एम सेलिंग इन द बुक्स. और मैंने बेची कितने में? सोल्ड फॉर ओनली 8 लाख. तो लॉस कितना आया? लॉस इज 7 lakhs. ओके, ये पार्ट अब हमको आता होगा. आई बिलीव अब आपको ये चीज समझ गई होगी. तो 1st July 15 बाय बैंक वी सोल्ड इट फॉर 8 लाख and the loss on sale by P&L, loss on sale is 7 lakh. ओके, तो अब देखिए हम हमारे टाइमलाइन पे वापस आते हैं. तो मैंने परचेज वाली भी एंट्री कर दी, सोल्ड वाली भी एंट्री कर दी. अब आगे 31st December 15. 31st December 15 के पर मेरे पास 2 मशीन बची हुई है.
उसका डेप्रीसिएशन निकाल लेंगे. तो नाउ कमिंग ऑन टू मशीन 2 and 3, ये दिस पार्ट इज ओवर. ओके, मशीन 1 इज कम्प्लीटली ओवर. सो डेप्रीसिएशन फॉर 2015, मशीन 2 तो पूरे साल यूज हुई, तो 10 लाख का 10% 1 लाख, एंड 15 लाख की मशीन पे हमें 6 मंथ्स का निकालना पड़ेगा. 15 लाख का 10% 1,50,000 डिवाइड बाई 2 आप करोगे तो कितना आ जाएगा 75,000. तो इसके बाद अब डायरेक्टली जान मुझ के मैं लिख रही हूँ WDV एज ऑन 1 January 16. तो 10 लाख माइनस 2,50,000 इज 7,50,000 फॉर M2, और 15 लाख माइनस 75,000 इज 14,25,000 फॉर M3. ओके, तो चलिए पहले तो डेप्रीसिएशन कितना है 1,75,000. 31st December 15 by depreciation comes to 1,75,000 and फिर बैलेंस कैरीड डाउन 31st December 15 बाय बैलेंस कैरीड डाउन. आप अभी मैं डेलिबरेटली ऐसा टोटल बता रही हूँ आपको. 24,50,000 प्लस 15 लाख, इट कम्स टू 39,50,000 माइनस 16 लाख माइनस 1,75,000. इट इज कमिंग टू 21,75,000. You can check how I'll tell you. आप चेक कर सकते हो. कैसे? देखिए 1425 और 750 ऐड करो. 1425 प्लस 750 वही आना चाहिए. 21,75,000 ही आता है. ठीक है, अच्छा ये था. अब मैं आ गई January 16 में. 1st January 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,75,000. ठीक है, अब क्या हुआ है 15 तक हम 10% फॉलो कर रहे थे. अब हमें बोला 20% WDV फॉलो करना है फॉर दीज 2 years, 31st December 16 एंड 31st December 17. आई कैन ऑल्सो सी दैट और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ अब इस 2 साल में, खाली हमें WDV से डेप्रीसिएशन बताना है. तो हमने क्या बोला था, अभी तक जो हो गया छोड़ लो. अब सीधा हम ये जो वैल्यूज है 7,50,000 और 1425 इस पे डायरेक्टली क्या करेंगे, पूरे साल का 20% WDV निकाल लेंगे. तो अच्छा मैं अलग अलग ना भी करूं तो मैं देखो अब डायरेक्टली अकाउंट में ही कर दूंगी. बैलेंस ब्रॉट डाउन अब 31st December 16 बाय डेप्रीसिएशन कितना आएगा. अगर मैं वर्किंग नोट में नहीं बताऊं तो इधर ही बता सकती हूँ. टोटल WDV है 21,75,000. इसका कितना करना है 20% बस. तो यू रियलाइज के मेथड व्हेन देयर इज अ चेंज इन मेथड और डेप्रीसिएशन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. आपको ये पार्ट आना चाहिए जो ऊपर वाला पार्ट करते हैं ना हम लोग, सेल परचेज, बीच में बेचा बीच में खरीदा बीच तक का डेप्रीसिएशन, वही इंपॉर्टेंट है. ये सब चीजें फिर एग्जैक्टली सेम के सेम चीज है. ओनली ब्रेक द क्वेश्चन, डिवाइड एंड रूल, दैट्स द होल थिंग. तो अभी 21,75,000 का 20% कर लेते हैं. इट कम्स टू 4,35,000 और माइनस करके हमें बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन 31st December 16. Balance carried down comes to 17,40,000. ना इसके बाद 1st January 17 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि उन्होंने 17 भी बोला है, 5 साल बोले थे उन्होंने, 17,40,000. अब डायरेक्टली WDV पे ही 20% निकालना है तो फिर मैं इधर ही कर सकती हूँ. बाय डेप्रीसिएशन इज हाउ मच 17,40,000 का 20%. आप वहाँ वर्किंग नोट में ही बता सकते थे, आप इधर भी बता सकते थे. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप इंडिविजुअली नहीं भी करती तो चलेगा, बिकॉज कोई मशीन बीच में सेल वेल नहीं कर रहे. ठीक है, तो इसका 20% कम्स टू 3,48,000 and you will minus and you will get by balance carried down 31st December 17 minus equal to 13,92,000. बस that's it. ओके और वही हमारा आ जाएगा 1st Jan 18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,92,000. ओके, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. सो आपने देखा कि
whenever there is a change in the method or change in the estimate or change in the useful life or change in the scrap value, whatever it is, पहले क्वेश्चन जहां तक उन्होंने जो भी मेथड जैसा भी किया करो, फिर जिस साल में चेंज हुआ उस साल की ओपनिंग WDV लाओ और फिर जो न्यू उन्होंने बोला उस हिसाब से वापस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो. ठीक है, इट इज दैट सिंपल. अब सो बेसिकली अगर मैं देखना बताऊं तो ऑलमोस्ट हमारा डेप्रिसिएशन हो चुका है. एक पार्ट रह चुका है विच इज अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन विद प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट. व्हाट वर्ड आई यूज्ड, तो एक मिनट यहीं पे जगह करके नाउ आई सी. अभी तक हमने मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन पढ़ लिया है, SLM, WDV, देन प्रोडक्शन यूनिट मेथड, मशीन आर रेट मेथड, डिप्लीशन मेथड, सम ऑफ द इयर्स ऑफ डिजिट मेथड, ये सब हमने देख लिया. हमने अकाउंटिंग अभी तक जो की उसमें सिर्फ हमने डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाया. अब हम बात कर रहे हैं, दिस इज अनदर वे ऑफ अकाउंटिंग. तो अब कोई भी क्वेश्चन आपको बोल सकते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना, तो आपके मेथड्स और कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन अब आपको आ गया है. सिर्फ आप मेथड के हिसाब से अकाउंटिंग कर लोगे. सो अकाउंटिंग विद प्रोविजन फॉर, इनफैक्ट मैं एक काम करूंगी, जस्ट अ सेकेंड, अकाउंटिंग में वापस लिखूंगी विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन. मैं बताती हूँ आपको ये प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन होता क्या है. विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट एंड विद प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट. Provision for depreciation account is nothing but also called as accumulated depreciation account. पहले हम उसकी एंट्रीज दिखते हैं तो आपको समझ में आ ही जाएगा और मैं भी बता दूंगी. देखिए, जब आप एसेट खरीदते थे तो एंट्री क्या होती थी, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो अभी भी वही है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या पार्टी वॉटेवर. और जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन कर रहे हो तब भी एंट्री हो जाती है एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके, नाउ इसके बाद डेप्रीसिएशन जब चार्ज होता था तो हमारी एंट्री हो जाती थी डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट. और जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे थे विदाउट, तब हम सीधा एसेट के अकाउंट को क्रेडिट कर देते थे, राइट. बट व्हेनेवर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, डेप्रीसिएशन चार्ज होता है तो डेप्रीसिएशन तो डेबिट होता ही है, लेकिन एसेट की वैल्यू कम नहीं होके हम एक अलग अकाउंट बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट. दिस इज द डिफरेंस. आपको अब मैं एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगी. ओके, फिर थर्ड एंट्री हमने क्या बोली थी, डेप्रीसिएशन गेट्स ट्रांसफर टू PNL. वो अभी भी होगा, तो एंट्री हो जाएगी PNL अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट. वो तो अभी भी होने वाला है, PNL अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट. यहाँ भी हो गई PNL अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट. सिंस डेप्रीसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, वो ट्रांसफर होगा PNL में. बट ये प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ट्रांसफर होता है क्या PNL में? नहीं नहीं नहीं. प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज एन अकाउंट विच इज सेपरेट, जो PNL में ट्रांसफर नहीं होगा. ठीक है, तो अब देखिए एक एग्जाम्पल के साथ बताते हैं. सपोज मैंने एसेट खरीदा है से 5 लाख का, अभी वो बैंक में भी 5 लाख ही जाएगा. मैं मान रही हूँ 10 साल चलेगा. ठीक है, मैंने माना ये 10 साल चलेगा, तो फर्स्ट ईयर के बाद 5 लाख डिवाइड बाई 10, 50,000 इज द डेप्रीसिएशन टू एसेट. और यहाँ पे 50,000 इज द डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट. फिर ठीक है, PNL में 50,000 ट्रांसफर हो गया, ये बड़ी बात नहीं है, पहला साल हुआ. एक मिनट, अभी नेक्स्ट ईयर तो वापस फिर वो डेप्रीसिएशन की एंट्री होगी. तो नेक्स्ट ईयर फिर से मैं डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, सेम 50,000. एंड यहाँ पे मेरा नेक्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन एंट्री वुड बी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट विच इज 50,000 टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट 50,000. अब आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं सेकेंड ईयर एंड पे हूं, इफ आई एम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, what will you see that if मैं सेकेंड ईयर एंड में बैलेंस शीट बना रही हूँ तो मेरा एसेट कितना दिख रहा होगा. मेरा एसेट अकाउंट दिख रहा है 5 लाख माइनस पहले 50,000 हुआ और 50,000 मतलब मेरा एसेट की वैल्यू कितनी दिख रही है, 4 लाख. और आप आफ्टर सेकेंड ईयर अगर इस तरह से प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, यू विल रियलाइज, आप देखिए एसेट में एंट्री कितनी हुई है, सिर्फ 5 लाख की हुई है. उसके बाद कहीं भी एसेट अकाउंट आया है क्या? नहीं. तो
तो एसेट आपका कितना दिख रहा है 5 लाख, लेकिन आपका प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन दिख रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन दिख रहा है कितना 50 and 50 विच इज हाउ मच 1 लाख. प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज अ क्रेडिट बैलेंस, ओके, एंड एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस. तो बैलेंस शीट में इसको फाइनली प्रेजेंट कुछ इस तरह करते हैं. बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम वो नाम लिखते हैं, सपोज जैसे मशीन या एसेट 5 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 1 लाख. सो यू गेट 4 लाख एज द आउटर कॉल. तो आप देखेंगे कि एज सच अकाउंटिंग, देखिए जब हमने डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन लगाए तब कैलकुलेशन चेंज हुआ, डेप्रीसिएशन का अमाउंट चेंज हुआ. आप अकाउंटिंग में देखोगे बस 2 अलग तरीके हैं वही सेम चीज को अकाउंट करने का. तो यहाँ पे एसेट फाइनली 4 लाख बैलेंस शीट में और यहाँ भी देखिए फाइनली 4 लाख ही दिख रहा है. बट कैन यू सी दैट देयर इज एन एडवांटेज ऑफ मेकिंग अ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट. द एडवांटेज इज दैट एसेट इज ऑलवेज शोन एट कॉस्ट. कभी भी मैं इस बैलेंस शीट में देखूंगी ना मुझे पता चल जाएगा अच्छा मशीन की कॉस्ट 5 लाख थी और 1 लाख क्या है अभी तक का डेप्रीसिएशन. इस मशीन पे आज तक कितना डेप्रीसिएशन लग चुका है ये हमें प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बताता है और आपकी एसेट हमेशा एक कॉस्ट बताती है. ठीक है, तो जस्ट एक अकाउंट ज्यादा बढ़ाने से क्या हो जाता है, हमें हमारा एसेट, जैसे अभी सिंपल एग्जांपल अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया, सपोज आपको सिर्फ 2018 का बैलेंस दिखे 13,92,000, तो क्या ये देख के आप कुछ भी बता सकते हो कि कितनी मशीन है. अच्छा वो मशीन कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी थी, मतलब जरूरी थोड़ा ना एक मशीन अकाउंट में एक ही बनता है, नहीं 3-4 मशीन का भी. सी सपोज एसी अकाउंट, एसी अकाउंट इंक्लूड्स ऑल द एसीज विच आई हैव इन माय शॉप. इट्स नॉट जस्ट अबाउट 1 एसी अकाउंट अलग 2 एसी अकाउंट अलग, नहीं. तो ठीक है, तो जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे तब क्या होता है, ये वैल्यू कम होती, मुझे पता ही नहीं मेरा एसी का कॉस्ट कितना था. बट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनने से एक अच्छी बात होती है कि मुझे उसका कॉस्ट पता चलता है. और एग्जाम में भी एक और अच्छी बात बताऊं, फाइनली सपोज उस एसेट को डेप्रीशिएट करते करते अब उसकी वैल्यू 0 हो गई. मतलब अब मैं एक ऐसे केस पे हूं कि 5 साल बाद एसेट आप देखोगे तो मशीन की वैल्यू 5 लाख, 5 नहीं 10 साल बाद, क्योंकि हमने 10 ईयर्स माना था, और पूरा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन भी उसके ऊपर टोटल डेप्रीसिएशन भी चार्ज हो चुका है 5 लाख. ठीक है, एक मशीन पे उसके कॉस्ट से ज्यादा तो डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं हो सकता. सपोज वो मशीन मेरे पास 10 साल से ज्यादा भी होगी, सपोज जैसे एक व्हीकल की बात कर ले, कभी कभी 2 व्हीलर हमारी अच्छी खासी 10 साल से ज्यादा चल जाती है, लेकिन मैंने मानी थी कि उसकी इकोनॉमिक लाइफ 10 ईयर्स है, तो उस हिसाब से मैंने डेप्रीसिएट कर दिया. अब वो 2 व्हीलर मेरे बिजनेस में है, यूज भी हो रही है, बट मैंने उसका पूरा ही खर्चा ऑलरेडी बाइफरकेट कर चुकी हूँ, तो क्या अब वापस उसको लेंगे बुक्स में, नहीं. लेकिन ऐसे बताने से एक अच्छी बात होती है, जब मेरा ऑडिटर आएगा ना वो देख सकेगा कि अच्छा एक मशीन है, जैसे वो देखेगा कि ये 2 व्हीलर है तो तुम्हारे बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिख रही, तो मैं उसे बता दूंगी अगर मैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेथड फॉलो कर रही हूँ कि यस सर वो 2 व्हीलर है उसकी कॉस्ट इतनी है, उसके ऊपर पूरा डेप्रीसिएशन हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं. और यही चीज अगर मैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट नहीं बना रही होती तो क्या हो जाता कि 2 व्हीलर दिखती ही नहीं, बुक्स में दिख ही नहीं रहा है वो एसेट, पर आपके पास रियल लाइफ में है. ठीक है, तो दिस इज हाउ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, वेयर इन पहले एंट्री हो जाती है एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओनली दिस डेप्रीसिएशन एंट्री हो जाती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट. तो बस एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनेगा. अब इससे एक और एक चीज होगी, नाउ व्हाट एट द टाइम ऑफ सेल, जब एसेट सेल होगा तो हमें एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ सेल. ये मैं कब बात कर रही हूँ, व्हेनेवर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज मेंटेन एट द टाइम ऑफ सेल. देखिए बच्चों एक बात बताओ, आप लोग को ना ये प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन से रिलेटेड सिर्फ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 दिया, वो पढ़ोगे तो आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा. तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अच्छे से समझा दूं. दिस इज अ गुड मेथड, एग्जाम में आने के भी चांसेस है, जस्ट इलस्ट्रेशन में नहीं दिया दैट डजंट मीन कि इसको छोड़ सकते हो, नो. प्लस उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन दिया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में जो बहुत भयंकर दे दिया, तो हम तो पूरी चीज को अच्छे से समझेंगे. वंस वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग ना, देन दैट क्वेश्चन नंबर 1 बिकम्स इजी फॉर अस. तो एट द टाइम ऑफ सेल आप एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट टेम्पररी बनाते हो. अब इस एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आप क्या करते हो, जो भी एसेट आप बेच रहे हो उसकी कॉस्ट इस एसेट डिस्पोजल अकाउंट में लेके आओगे. जो भी एसेट आप बेच रहे हो उसके ऊपर अभी तक का कितना डेप्रीसिएशन लग चुका है वो भी एसेट डिस्पोजल अकाउंट में लेके आओगे. मतलब
पहले मैं आपको जर्नल एंट्रीज के साथ ही हमेशा लेजर बताती हूँ। तो देखिए एसेट कॉस्ट पे रहता है, अब वो जब एसेट जा रहा है तो एसेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जनरली एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, उसकी वैल्यू कम करना है तो एसेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और हम अभी टेम्पररी एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट में लेके आएंगे, तो एसेट डिस्पोजल में हम डेबिट करेंगे टू एसेट। कौन सा एसेट लेके आएंगे, जो एसेट हम बेच रहे हैं, और ऑब्वियसली उसका क्या आएगा, कॉस्ट, क्योंकि एसेट में वो कॉस्ट पे ही दिख रहा था। उसका अभी तक का डेप्रीसिएशन भी आप लेके आओगे, डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज अ क्रेडिट बैलेंस, उसको आप हटा रहे हो तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन डेबिट हो जाएगा, हमें क्वेश्चन करेंगे, और एसेट डिस्पोजल क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां आप एसेट डिस्पोजल में लेके आए बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। दिस इज सी, इसमें अब मैं अगर लिखूं, ये कॉस्ट पे लेके आया हम, और ये दिस इज अभी तक का डेप्रीसिएशन, उस मशीन पे अभी तक का डेप्रीसिएशन कितना हो चुका है। नाउ डोंट यू थिंक दैट एसेट माइनस प्रोविजन गिव्स यू द बुक वैल्यू, राइट ना, एसेट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन उसके ऊपर जो है दैट गिव्स यू द बुक वैल्यू। तो बस अब आप सेल वेल की एंट्री यही करोगे, माइनस सेल करके आपको प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। तो सपोज बैंक में पैसा आया तो बैंक डेबिट, मतलब मैं थर्ड एंट्री भी यहाँ लिख लेती हूँ। थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। मुझे देखिए एसेट डिस्पोजल डेबिट और क्रेडिट से ना मुझे बुक वैल्यू मिल गई है, बैंक अकाउंट डेबिट, सपोज लॉस है, एसेट डिस्पोजल क्रेडिट हो जाएगा, और लॉस है तो डेबिट, प्रॉफिट है तो क्रेडिट। मतलब मैं इधर बता दूं, फाइनली एसेट डिस्पोजल अकाउंट हर बार क्लोज ही होना है, इसका कोई बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो टेम्पररी अकाउंट खोला है सिर्फ एक एसेट को डिस्पोज करने के लिए। अब वो एसेट ही डिस्पोज हो गया, खत्म हो गया, तो फिर क्या हमारे पास कोई बैलेंस बचेगा, नहीं बचेगा। ठीक है, तो बाय बैंक जो भी पैसा मिलेगा, अगर लॉस है तो क्रेडिट में लिखो, अगर प्रॉफिट है तो डेबिट में लिखो, एंड यू विल सी दैट योर फाइनली योर एसेट डिस्पोजल अकाउंट विल टैली। ओके, दिस इज प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। जल्दी से एक क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं और फिर प्रैक्टिस आगे और भी हम करेंगे। तो चलिए आप लोग आ जाइए नोट्स के क्वेश्चन नंबर 4 पे। नाउ आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर 4, पे अटेंशन। ऑन April 115 a firm purchased a machinery for ₹2 lakh. On 1st October in the same accounting year, additional machine costing ₹1 lakh was purchased. On 1st October 16, the machine purchased on 1st April 15, having become obsolete, was sold off for 90,000. On October 1, 17, a new machine purchased for ₹2 lakh 50, while the machine purchased on 1st October 15 was sold for 85,000 on the same day. Machine 1 खरीदी है, वो भी बेच दी है, machine 2 खरीदी, वो भी बेच दी. Firm provides depreciation on its machinery at 10% per annum on original cost. Show the machinery account, provision for depreciation account and depreciation account for the period of 3 accounting years ending 31st March 18. तो हमें 31st March 16, 31st March 17, 31st March 18 3 years बनाने, मतलब हमारा कहाँ से चार्ट होगा, 1st April 15 to 31st March 16, ऐसे हमारे years चालू होंगे। तो चलिए पहले हमारी टाइम लाइन विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो हम हमारी टाइम लाइन बना लेते हैं। 1st April 15 मैंने मशीन 1 खरीदी, कितने की, 1st April 15 a firm purchased machine for 2 lakh. Then on 1st October in the same accounting year, again 1st October 15, उसी साल में हमने मशीन 2 खरीदी 1 लाख। देन ऑन 1st October 16, अब 1st October 16 के पहले क्या आ जाता है, 31st March 16 आ जाता है, मतलब ये ईयर क्लोज हो गया। उसके बाद में आ गई 1st October 16। ऑन 1st October 16 द मशीन परचेज ऑन 1st April 15, ये M1 हैज बीन सोल्ड फॉर 90,000, तो M1 इज सोल्ड फॉर 90,000। ठीक है, देन ऑन 1st October 17, तो October 1 17 के पहले वापस क्या आ जाएगा, 31st March 17, यहाँ पे वापस ईयर एंड हुआ। तो ये देखिए ये इतनी लाइन्स, मतलब यहाँ मुझे एंट्रीज करना है, इधर 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 इधर, ईयर एंड मत भूलना, सीधा टाइमलाइन पे जो डेट्स दिए वही मत लिख लेना, बीच में ईयर एंड्स आने चाहिए। उसके बाद 1st October 17 को न्यू मशीन वाज परचेज फॉर 2,50,000, while the machine purchased on 1st October 15 was sold for 85,000। तो फिर 1st October 17 एक तो मैंने मशीन M2 सेल की फॉर 85,000 आई थिंक, सोल्ड फॉर 85,000, एंड एक और मशीन M3 खरीदी 2,50,000।
M3 खरीद ली हमने 2,50,000 में, ठीक है। बाय द मशीनरी परचेज फर्म प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, हम फॉलो करेंगे 10% SLM। और हमें बताना है मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट, तीनों अकाउंट साथ में हमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी बनेगा एज ऑन 31 मार्च 18। तो ये मेरा लास्ट ईयर 31 मार्च 18। ओके चलिए, सिंस मैं यहाँ पे हूँ मैं अपने वर्किंग में इतना भी बना ही लूँ। M1 मैंने खरीदा है 1 अप्रैल 15 को और कॉस्ट है 2 लाख। देन M2 मैंने खरीदा है 1 अक्टूबर 15 को और इसकी कॉस्ट है 1 लाख। एंड M3 मैंने खरीदा है 1 अक्टूबर 17 और इसकी कॉस्ट है 2,50,000। खाली मैंने बस वर्किंग्स बना ली। चलिए अब हम स्टार्ट करते तो पहले एसेट खरीदने की एंट्री, आई एम ऑन दिस फर्स्ट एंट्री। अच्छा तो मुझे कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे? आई हैव टू प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट, देन आई विल प्रिपेयर अ डेप्रीसिएशन अकाउंट। पहले मैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बना लेती हूँ। आई विल बी प्रिपेयरिंग अ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, देन I will be making a depreciation account, and last but not the least मुझे एक asset disposal, एक मिनट, asset disposal को I'll just do one thing, just a second, इतना नीचे ना बना के let me try। Control C, 1 second। Let me make your next to provision for depreciation account, asset disposal account में इधर बना लूँ। चलिए वो अभी बाद में कर लेते हैं हम। एसेट डिस्पोजल अकाउंट, इसकी भी जरूरत पड़नी है तो मैंने अभी ही बना लिया। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। आप देख रहे हो कि यहाँ मैंने LF नहीं डाला है, आप बाद में डाल लेंगे, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में भी डेबिट क्रेडिट, देन एसेट अकाउंट में भी डेबिट क्रेडिट। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली एंट्री क्या थी, मैं क्वेश्चन यहीं से ही देख लेती हूँ। 1 अप्रैल 15 मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब मशीन खरीदी M1 कितने में, 2 लाख। और इसी ईयर में देखिए टाइमलाइन की बात करें, 1 अप्रैल 15 के बाद वापस 1 अक्टूबर 15 1 लाख हमने मशीन खरीदी। तो अगेन मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 1 अक्टूबर 15 मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इज 1 लाख। ओके, इसके बाद अब 31 मार्च 16 को आपका क्या हुआ, ईयर एंड। ईयर एंड पे आप डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे कितना, 10% SLM। तो डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 15-16 इज 2 लाख का 10% 20,000 बिकॉज इट्स SLM। और यहाँ पे डेप्रीसिएशन 15-16 विल बी जस्ट फॉर 6 मंथ्स क्योंकि हमने अक्टूबर में खरीदा है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन। 1 लाख का 10% वैसे आता है 10,000, आपका आ जाएगा 5,000। डू यू गाइस अग्री? अच्छा तो ये टोटल है 25,000। डेप्रीसिएशन तो मिल गया। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन जब मेंटेन करते हैं तो एंट्री होती है डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में क्रेडिट। मतलब 31 मार्च 16 डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट कितना आया था हमारा, जस्ट अ सेकेंड, इट्स बेटर टू चेक। हमारा आया है 25,000। ओके, 25,000 इज आवर डेप्रीसिएशन। Where is it one? 25,000 डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में क्रेडिट बाय डेप्रीसिएशन 25,000। ओके, अब ये एक साल खत्म हुआ तो पहले हम क्या करते हैं, उस साल के अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। तो देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट क्लोज कैसे हो जाएगा, वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन
25,000, अभी टोटल वोटल ठीक है। और 1 जनवरी नहीं, 1 अप्रैल 16 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होता है। डेप्रीसिएशन अकाउंट तो हमें पता है पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता है 31 मार्च 16 बाय पीएनएल 25,000। ओके, एंड व्हेन इट कम्स टू मशीन अकाउंट उसका भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। सो 31 मार्च 16 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 3 लाख। तो एक साल खत्म होने के बाद उसके अकाउंट्स को क्लोज करना मत भूलना। और 1 अप्रैल 16 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख। ओके, अब हमारे टाइमलाइन पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ तक का हमारा काम हो गया। अब आगे हम गए तो अक्टूबर 16 में हमने एक मशीन बेची। पे अटेंशन, पहले तो अक्टूबर 16 में मशीन बेची तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन आप चार्ज करोगे माइनस डेप्रीसिएशन 16, 17 बट फॉर 6 मंथ्स ओनली, क्योंकि आपने अक्टूबर में वो मशीन बेची है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो 2 लाख का 10% कम्स टू 20,000 इंटू 6/12 आपका आ जाएगा डेप्रीसिएशन 10,000। ये डेप्रीसिएशन की एंट्री करो। डेप्रीसिएशन की एंट्री 10,000 की आ जाएगी। डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट 1 अक्टूबर 16 टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 10,000 एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में क्रेडिट बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 10,000। ये कौन सी मशीन पे है? ये सिर्फ M1 पे है, जो मशीन मैं बेच रही हूँ, क्योंकि साल के बीच में, ठीक है। अब क्या हमने कहा था कि जो मशीन आप बेचते हो, देखिए एक और एक चीज अभी, तो अब इसकी WDV कितनी है उसके ऊपर निकाल देते हैं। बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल कितना आ रहा है? ऑन डेट ऑफ सेल इट इज कमिंग टू 2 लाख माइनस 30,000 1,70,000। और हमने सोल्ड किसने में की? सोल्ड की आई थिंक 90,000 में, राइट। सोल्ड फॉर 90,000 था क्वेश्चन में, हाँ। तो लॉस हुआ या प्रॉफिट? देयर इज अ लॉस एंड द लॉस इज हाउ मच? 1,70,000 माइनस 90, लॉस इज 80,000। तो अब इसके लिए मैंने क्या बोला कि आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट में लेके जाना पड़ेगा। क्या कॉस्ट? 2 लाख जो कॉस्ट है वो आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट में लेके जाओगे। तो देखिए मशीन अकाउंट में अब आप क्रेडिट करोगे, जो मशीन बेच रहे हैं 1 अक्टूबर 16, जो मशीन M1 बेच रहे हैं, M1 मेरे बुक्स में 2 लाख है इस अकाउंट में, तो पूरा 2 लाख आप लेके जाओ बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। बाय एसेट डिस्पोजल 2 लाख। और अब एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आ जाओ। एसेट डिस्पोजल में 2 एसेट अकाउंट, एसेट या मशीन वर्ड लिखा है मैंने, 2 मशीन अकाउंट 1 अक्टूबर 16, उसकी कॉस्ट हम लेके आए कितनी? 2 लाख। सिमिलरली उसके ऊपर अभी तक का डेप्रीसिएशन, तो देखिए उसके ऊपर अभी तक का डेप्रीसिएशन लगा ही कितना है? यहाँ पे 20,000 था, 5,000 M2 का था 20,000, और यहाँ पे 10,000, टोटल 30,000 का डेप्रीसिएशन उसके ऊपर लग चुका है। तो ये 30,000 हम लेके चले जाएंगे एसेट डिस्पोजल में, टू एसेट डिस्पोजल। प्रोविजन इज ऑलवेज अ क्रेडिट बैलेंस एक्सेप्ट फॉर वन, जब मैं फाइनल अकाउंट में बताऊंगी। प्रोविजन जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको हम कम कर रहे हैं तो प्रोविजन डेबिट हो जाएगा। टू एसेट डिस्पोजल 30,000, जो मशीन बेची उसके ऊपर अभी तक का पूरा डेप्रीसिएशन हटा दो, यहाँ पे डेबिट और एसेट डिस्पोजल में क्रेडिट। 1 अक्टूबर 16 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, और ये कितना आ जाएगा? 30, ठीक है। तो अब देखिए 2 लाख माइनस 30 हाउ मच? 1,70,000। बट मुझे पैसा कितना मिला बैंक से? बाय बैंक मुझे अमाउंट मिली 80 है कि 90 है? आई रिसीव 90,000 फ्रॉम द बैंक। I received 90,000 and thus by P&L loss on sale, लॉस मेरा आ गया 80,000। ओके, और आप देखेंगे ये अकाउंट क्लोज हो गया 2 लाख एंड 2 लाख, ठीक है। एक एसेट बेचने के बाद उसका वो अकाउंट तो क्लोज हो ही जाएगा। ओके, अब हम कहाँ थे हमारी टाइमलाइन पे? हमारा ये अक्टूबर 16 में M1 सोल्ड वाला पार्ट हो गया। अब मैं ईयर एंड पे आती हूँ 31 मार्च 17। अगेन मुझे डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, बट अब कौन सी मशीन है? सिर्फ मेरे पास M2 बचा हुआ है, तो M2 पे पहले तो डेप्रीसिएशन 16, 17 का आता कितना है?
16-17 का डेप्रीसिएशन भी 1 लाख का 10% 10,000, ठीक है। तो चलिए 10,000 डेप्रीसिएशन की एंट्री कर लेते हैं। सो डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट 31 मार्च 17 टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मशीन 2 पे 10,000, यहाँ पे डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में क्रेडिट 31 मार्च 17 बाय डेप्रीसिएशन 10,000। वंस यू हैव डन दिस, अब सब अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे। तो चलिए एक एक अकाउंट क्लोज करते हैं। पहले मैं यही अकाउंट क्लोज कर लेती हूँ 31 मार्च 17। यहाँ पे टोटल है 30,000, नहीं इधर टोटल ज्यादा है, सो सॉरी। 31 मार्च 17 इधर टोटल देखिए 25, 35, 45,000, 45,000 माइनस 30 आप करोगे तो कितना आ जाएगा 15,000। मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। टू बैलेंस कैरीड डाउन, और यही आ जाएगा मेरा 1 अप्रैल 17 टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यू विल हैव 15,000। और डेप्रीसिएशन तो ठीक है पीएनएल में चला जाता है, इसका प्रॉब्लम नहीं है। 31 मार्च 17 बाय पीएनएल 20,000। ईयर 2 हमारा फिनिश हो गया। अब ध्यान दीजिए, देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में कितना अकाउंट बचा है आपके पास? 15,000 बचा हुआ है। व्हाट इज दिस? दिस 15,000 इज नथिंग बट अभी तक का डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 2, क्योंकि और तो कोई मशीन बची हुई नहीं है हमारे पास। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में कौन सा डेप्रीसिएशन बचा हुआ है? जो मशीन 2 पे लगा हुआ है, क्योंकि दैट्स द ओनली मशीन। आप देखोगे एसेट अकाउंट में भी आपका M1 का एसेट का बैलेंस सिर्फ 1 लाख आएगा, क्योंकि कॉस्ट सिर्फ 1 ही लाख बचा हुआ है हमारे पास। देख लीजिए अब 31 मार्च 17 बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कैन यू सी 3 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख। तो अब एसेट में ओनली मशीन 1 दिख रहा है जिसका कॉस्ट था 1 लाख। उसका प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन जो अभी तक कर चुके हैं 15,000, वो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में दिख रहा है, ठीक है। ये हुआ हमारा ईयर 2। नाउ आई एम गोइंग ऑन 1 अप्रैल 17। आई एम नाउ ऑन माई ईयर 3 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। अब चलिए ईयर 3 में देखते हैं क्या हुआ। ईयर 3 में अक्टूबर 17 जब मैं आई तो पहले तो एक मशीन खरीदी हमने 2,50,000 की। पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर 17 टू बैंक, कितने में खरीदी हमने? मशीन परचेज फॉर रुपीज 2,50,000। ये एक परचेज वाली एंट्री हो गई। और मशीन 2 हमने बेची 85,000 में। तो पहले तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, इसका 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 17-18 बट फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि अक्टूबर में हमने बेच दी मशीन को। तो 1 लाख का 10% इज 10,000 इंटू 6/12 विल कम अगेन 5,000, ठीक है। तो 5,000 डेप्रीसिएशन। अच्छा मैं पहले ना यहाँ पे पूरी वर्किंग कर लेती हूँ। तो बुक वैल्यू कितनी आएगी इस मशीन की? बुक वैल्यू आएगी 1 लाख माइनस 20, 80,000 बुक वैल्यू। और हमने सोल्ड कितने में की? वी सोल्ड इट फॉर 85,000। डू यू सी देयर इज अ प्रॉफिट हियर? सो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। मैंने वर्किंग में तो आपको बता दिया। अब एंट्रीज करते तो पहले 5,000 डेप्रीसिएशन की एंट्री पास करनी पड़ेगी। 5,000 डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या आएगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मशीन 2 जो हम बेच रहे हैं ईयर के मिडिल में, इसलिए डेप्रीसिएशन ईयर के मिड में डालना पड़ा है 5,000। और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में क्रेडिट 1 अक्टूबर 17 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 5,000, ठीक है। अब एसेट डिस्पोजल में लेके जाएंगे सब चीजों को। तो एसेट डिस्पोजल में तो 31 नहीं 1 अक्टूबर 17 उस मशीन 2 पे अभी तक का पूरा डेप्रीसिएशन, तो आप अच्छे से देखोगे तो अभी तक का पूरा डेप्रीसिएशन इज 15,000 एंड 5,000 विच इज 20,000। तो चलिए टू एसेट डिस्पोजल, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट 20,000। और आप देखोगे मैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट करूंगी 1 अक्टूबर 17 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 20,000, ठीक है। सिमिलरली एसेट को भी लेके आओ एसेट के कॉस्ट से। तो ये आपका एसेट अकाउंट है, इसका आप कॉस्ट बाय एसेट डिस्पोजल 1 अक्टूबर 17 जो मशीन आप बेच रहे हो उसका कॉस्ट, आप मशीन 2 बेच रहे हो उसका कॉस्ट है 1 लाख। यहाँ पे क्रेडिट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट।
तो अब हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट में 1 अक्टूबर 17 को डेबिट कर देंगे टू मशीन 1 लाख। अब देखिए यहीं से ही आपको पता चल जाता है, ये मेरी सेकंड मशीन है जिसको बेचने की बात कर रही हूँ। 1 लाख कॉस्ट था जिसमें से 20,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो बुक वैल्यू कितनी है 80,000। हमने बेचा कितने में 85 में, तो यू विल रियलाइज कि हमें बाय बैंक मिला 85,000। दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट होता है और यहाँ पे डेबिट हो जाएगा टू पीएनएल प्रॉफिट ऑन सेल 5,000। आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? तो यहाँ भी टोटल आ गया 1,05,000 और यहाँ भी टोटल आ गया 1,05,000। ओके, ऑल दिस वाज ऑन 1 अक्टूबर 17। तो बेसिकली अब मैंने पूरा तामझाम 1 अक्टूबर 17 का कर दिया। डेप्रीसिएशन पहले चार्ज किया, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में से जो मशीन बेची उसका पूरा डेप्रीसिएशन हटा दिया, फिर एसेट में से भी जो मशीन बेची उसका पूरा कॉस्ट हटा दिया। तो 1 अक्टूबर 17 की जो जो एंट्रीज रिक्वायर्ड थी और ये परचेज की एंट्री ये भी मैंने कर ली और परचेज वाली एंट्री भी कर ली। अब मैं सीधा ईयर एंड पे आ जाती हूँ 31 मार्च 18। इस ईयर पे मैं जब आती हूँ तो आई रियलाइज देयर इज जस्ट 1 मशीन लेफ्ट विच इज मशीन 3, तो इसका डेप्रीसिएशन निकाल लो। तो मशीन 3 का डेप्रीसिएशन 31 मार्च 18 को कितना आएगा, सिर्फ 6 मंथ्स का आएगा क्योंकि अक्टूबर में ही खरीदा था। तो 2,50,000 का 10% इंटू 6/12 करोगे आ जाएगा 12,500। डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट 31 मार्च 18 सॉरी टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 12,500 और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में क्रेडिट 31 मार्च 18 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 12,500। चलिए अब एक एक अकाउंट्स क्लोज करते हैं। तो पीएनएल तो ऐसे ही क्लोज हो जाए, अरे डेप्रीसिएशन अकाउंट तो बहुत इजीली क्लोज हो जाएगा। पीएनएल में ट्रांसफर बाय पीएनएल 5, 6, 7 17,500, तो ये अकाउंट क्लोज। अभी देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में लॉजिकली बताओ बैलेंस कितना आना चाहिए, सिर्फ 12,500 आना चाहिए। ट्राई करके देख लो। तो यहाँ पे टोटल आ रहा था 32,500, यहाँ पे भी करेंगे 32,500 माइनस आई डू 20,000, बचा कितना 12,500, क्योंकि जो मशीन बची है सिर्फ उसी पे अभी तक का डेप्रीसिएशन बचेगा ना। जो मशीन अब चली गई उसका तो पूरा डेप्रीसिएशन भी हमने खत्म कर दिया, ठीक है। टू बैलेंस कैरी डाउन 12,500 और एसेट में भी अब सिर्फ वो जो मशीन बची है उसका ही कॉस्ट बचेगा, वो भी ट्राई करके देख लो। तो देखिए यहाँ पे टोटल आ रहा है 3,50,000 माइनस 1 लाख करोगे तो कितना आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। योर बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 18 वुड बी 2,50,000 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। लॉजिक बस सिंपल है कि यहाँ पे एक एसेट अकाउंट के साथ उसके डेप्रीसिएशन एक करस्पॉन्डिंग प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में बनता है। अब क्योंकि एसेट की वैल्यू कम नहीं होती तो हम क्या करते हैं, जब एसेट बेचना है, एसेट आपको कॉस्ट पे दिख रहा है, डेप्रीसिएशन में आपको अभी तक का अक्यूमुलेटेड वर्ड का मतलब ये अक्यूमुलेट होते जाना, उसमें और आते जाना, भरते जाना भरते जाना। तो एसेट आपको कॉस्ट पे दिखता है, डेप्रीसिएशन आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में आपको आज तक का डेप्रीसिएशन जो उस मशीन पे लग चुका है वो दिखता है। फिर जब आप कोई मशीन बेचते हो आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट में लेके चले जाते हो, सो दैट उसका कॉस्ट हटाया, उसका अभी तक का डेप्रीसिएशन हटाया और आप प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। So this was all about provision for depreciation account. Now there are just 1 or 2 questions more we'll do for practice. तो वो करके we'll end this chapter. Okay. Till then take care. I would say कि ये जो questions मैंने किए यही आप वापस solve करेंगे अपने इसमें, ठीक है। एक बार देख लीजिए, आपको अगर if you want to note down, ये हमारा मशीन अकाउंट यहाँ बना हुआ है, ये हमारी वर्किंग है, आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। फिर ये हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट है, फिर ये हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट है और ये हमारा डेप्रीसिएशन अकाउंट है। ओके, चलिए टेक केयर।